भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और हिंदी पेडागोजी आपको पता है सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आपकी हिंदी पेडागोजी चलती है। इसके अलावा जितने भी दिन हैं वहां पर आपकी एसएसटी चलती है और हिंदी पेडागोजी में भी आपका ये कोर्स है वो कंप्लीट होने वाला है। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, लगभग 8 से 9 चैप्टर होते हैं। हम 6वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। 3 से 4 दिन में या फिर 5 दिन में आपकी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और एसएसटी का कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो हम बाकी के सारे दिन फिर इसको ख़त्म करने के बाद हम बाकी के सारे दिन एसएसटी को पढ़ेंगे, है ना। हिंदी ग्रामर की अगर बात करें, व्याकरण की, तो 3 से 4 प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन एसएसटी का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। पेपर 2 में तो और भी ज़्यादा है, पूरा एसएसटी आता है ना। तो यहाँ पर हम हिंदी पेडागोजी को ख़त्म करने के बाद एसएसटी को करेंगे कवर, है ना। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल, इसको भाषाई कौशल भी कहते हैं, भाषा के कौशल भी कह सकते हैं आप। बेसिकली भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये और ये इम्पोर्टेंट भी होता है ना। और इसमें आज हम जो है वो सुनना और बोलना, है ना, 2 भाषाई कौशलों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2 अन्य भाषाई कौशलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी पेडागोजी की ये 6वीं वीडियो है। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी को हेलो, सभी को हाय, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं वो भी जुड़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी पेडागोजी की। ये हमारा ऐप है डीके एकेडमी। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पीडीएफ वगैरह, टेस्ट वगैरह आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो डाउनलोड कर लीजिए इसको, डीके एकेडमी को, प्ले स्टोर से, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली 4 कौशल हैं, 4 कौशलों के बारे में बात की जाती है, भाषाई कौशल, जिनके ऊपर भाषा डिपेंड है। पहला कौशल है श्रवण कौशल, यानी कि सुनना। श्रवण यानी कि सुनना, तो सुनने वाला कौशल। तो मान लीजिए कोई बच्चा अगर सुनना जानता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका श्रवण कौशल का विकास हो गया। अर्थ ग्रहण कर कर सुनने को श्रवण कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपको कुछ बोला, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो श्रवण कौशल आपका नहीं हुआ है ना। श्रवण कौशल का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि आप सुन तो रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका अर्थ आप ग्रहण कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? ये श्रवण कौशल में आता है ना। तो पहला ही कौशल है श्रवण कौशल। और एक चीज और है, इनको आप इसी क्रम में याद करेंगे: श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, पठन कौशल यानी कि पढ़ना, लेखन कौशल यानी कि लिखना। इसकी एक ट्रिक होती है, मैं लिख देता हूं, सुबोपली, सुबोपली। इसको आप याद कर लीजिए। ये भाषाई कौशल है और यही इनका क्रम है। क्रम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सु माने सुनना, बो माने बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना 4 भाषाई कौशल हैं, जिसको आप हिंदी में श्रवण कौशल, सुनना को श्रवण कौशल कहते हैं, बोलना को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं, पढ़ना को पठन कौशल और लिखना को लेखन कौशल। और इन सभी कौशलों का विकास एज ए टीचर आपको बच्चों में करना होता है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पहला आपका श्रवण कौशल हो गया। श्रवण कौशल का क्या मतलब है? सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, यानी कि जो चीज आप सुन रहे हो उसका अर्थ भी आप ग्रहण कर पाए, तभी आपका श्रवण कौशल विकसित हुआ है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी कि बोलना से है, तो विचारों को बोलकर व्यक्त करने का जो कौशल है उसको मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक यानी कि मुख से, अभिव्यक्ति यानी कि अपने जो व्यूज हैं उनको अभिव्यक्त करने का जो कौशल है उसको मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे हम श्रवण कौशल पढ़ेंगे तो श्रवण कौशल क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको पढ़ाने की कुछ शिक्षण विधियां हैं, उनके बारे में। तो 3 से 4 चीजें हैं जो हम हर एक कौशल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे है दोस्तों पठन कौशल, यानी कि पढ़ना। अब पढ़ना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं मैं, अब वहां भी पढ़ने का भी मुझे अर्थ ग्रहण समझ में आना चाहिए, है ना। तो वहां भी मुझे अर्थ ग्रहण करने का जो कौशल है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, उसी को आप पठन कौशल कहेंगे। अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पठन कौशल विकसित नहीं हुआ है आपका, है ना। आगे है लेखन कौशल। लेखन कौशल, लेखन यानी कि लिखना। अब विचारों को लिखकर व्यक्त करने का जो कौशल है उसको लेखन कौशल कहते हैं, है ना। जैसे आपके अपने विचार हैं उनको आप लिखकर जो व्यक्त करते हो उसको क्या कहते हैं? लेखन कौशल।
तो चलिए आगे आगे एक एक करके सभी के बारे में पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले श्रवण कौशल के बारे में जान लेते हैं। हमने जान लिया श्रवण कौशल क्या है, यानी कि सुनना, अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना क्या है, श्रवण कौशल है। अब इसका महत्व क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब श्रवण कौशल शिक्षण चल रहा होगा क्लास में तो उसका महत्व क्या क्या होगा। अब श्रवण कौशल का बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो सुनना ही होता है। सुनना एक बच्चे को आना चाहिए और उसी कौशल का विकास एक टीचर उसमें करता है। जैसे बच्चा सुनना तो जानता है पहले, लेकिन अर्थ ग्रहण करते हुए और उसको और ज़्यादा अच्छे से सुनने का जो कौशल है वो विकसित करता है एक टीचर। अब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत सारी ध्वनियाँ सुनता है ना। जैसे बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा होता है, बहुत सारी ध्वनियाँ वो सुनता है और उसके मस्तिष्क पर वो ध्वनियाँ अंकित हो जाती हैं, यानी उसको याद हो जाती हैं। और वही ध्वनियाँ उसके भाषा विकास में, उसका जो भाषा का ज्ञान है, भाषाई विकास है, उसका आधार बनता है ना। अच्छी तरह से सुन के ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। अब ये कौशल का विकास करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा ठीक से सुन सके, सामने वाला क्या बोल रहा है बच्चा ठीक से सुन सके, इसीलिए श्रवण कौशल का विकास बच्चे में किया जाता है। अब जितनी भी ध्वनियाँ हैं उनमें अच्छे तरह से अंतर समझ सके, है ना, इसीलिए श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है। अब अन्य भाषाई जो कौशल हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनका आधार क्या है, श्रवण कौशल। क्या है, श्रवण कौशल, क्योंकि सबसे पहले सुनना ही होता है। अगर बच्चा सुनना नहीं सीख पाया, अगर किसी को नहीं सुन पाता है तो उसके बाद ना वो बोलेगा, ना कुछ लिखेगा, ना कुछ पढ़ेगा, है ना। तो जो अन्य भाषाई कौशल हैं वो विकसित होते हैं श्रवण कौशल के माध्यम से, है ना। तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि श्रवण कौशल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य। हम श्रवण कौशल का शिक्षण कर रहे हैं कक्षा में, उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो जो श्रुत सामग्री है उसको भली भांति समझकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। तो जो भी सामग्री है, जैसे मान लीजिए कोई टेप रिकॉर्डर है, अब टेप रिकॉर्डर जो है उसको भली भांति बच्चा समझे, जो उसमें बोला जा रहा है उसका अर्थ ग्रहण करे, इसी क्षमता का विकास श्रवण कौशल शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। आगे है बच्चा धैर्यपूर्वक सुने, धैर्यपूर्वक सुने, सुनने का जो शिष्टाचार है उसका पालन करे, यानी कि धैर्यपूर्वक आराम से सुने, नैतिकता के साथ, है ना। तो ये जो शिष्टाचार है इसका पालन भी बच्चा करे। तो ये एक उद्देश्य है श्रवण कौशल शिक्षण का। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना भी क्या है, श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है ना। मानसिक विकास कैसे, अच्छे से बच्चा सुनना सीख जाएगा तो अच्छे से बोलेगा, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएगा। तो ऐसे ही मानसिक और बौद्धिक जो विकास है उसका होता है श्रवण कौशल से। अपने भावों को व्यक्त कर पाए, विचारों को और जो भी तथ्य हैं उन सभी का मूल्यांकन कर सके, इसलिए श्रवण कौशल शिक्षण का ये एक उद्देश्य है ना। तो आपने श्रवण कौशल पढ़ा और आप इतना याद रखना कि जो अन्य भाषाई कौशल है उनका आधार है। श्रवण कौशल जो शिक्षण की कराया जाता है उसका बहुत सारे उद्देश्य होते हैं कि अर्थ ग्रहण करके बच्चा सीखे, ध्यानपूर्वक सुनना सीखे, शिष्टाचार का पालन करना सीखे, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है इससे उसका, है ना। तो श्रवण कौशल शिक्षण के ये छोटे से उद्देश्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं। श्रवण कौशल शिक्षण की कुछ विधियां हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। श्रवण कौशल शिक्षण की विधियों में सबसे पहला है सस्वर वाचन, है ना। अब देखिए सस्वर वाचन, जैसे जब छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन, कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। तो सस्वर वाचन क्यों कराया जाता है बच्चे का, जिससे उसका श्रवण कौशल का विकास हो, है ना। जो सस्वर वाचन अगर कराया जाएगा तो एक टीचर भी है वो कक्षा में आदर्श वाचन करेगा, यानी कि अच्छे से चीज़ों को बोलना। सस्वर वाचन का मतलब है कि जो चीज़ जैसी है वैसी बच्चों के सामने बोलना। तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसको रखकर बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। एक टीचर जब आदर्श वाचन बच्चों के सामने करेगा तो उसको पता लगेगा कि कौन कौन से वर्ड कैसे कैसे बोले जाते हैं, कहाँ कहाँ पर रुकना होता है, कैसे कैसे रुकना होता है, कहाँ पर गति बढ़ानी होती है, कहाँ पर धीरे बोलना होता है, सारी चीज़ें सीखता है बच्चा। यानी कि श्रवण कौशल का विकास होता है किसकी वजह से, सस्वर वाचन की वजह से, है ना। तो ये हो गया पहली विधि। दूसरी है यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि। अब कक्षा के दौरान अध्यापक पठित सामग्री के आधार पर
छात्रों से प्रश्न पूछता है, छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि वो इसको ग्रहण कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात है, श्रवण कौशल यानी कि सुनना, श्रवण कौशल यानी कि अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना। तो बच्चे अर्थ ग्रहण करते हुए सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं, इसका एक टीचर को कैसे पता चलेगा? जब वो कक्षा में उनसे प्रश्न पूछेगा, तो जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी पाठ्य सामग्री है, उसको आधार बनाकर एक टीचर कक्षा में प्रश्न पूछता है। जो बच्चे आंसर देते हैं तो टीचर समझ जाता है कि यहाँ पर इनके श्रवण कौशल का विकास हो रहा है, यानी कि बच्चे उसको सुन रहे हैं, उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भी एक विधि है। तीसरी है दोस्तों कहानी विधि, यानी कि कहानी सुनाएंगे, बहुत सारी कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं और फिर बच्चों से बोला जाता है कि चलो अब बताओ मैंने उस कहानी में क्या बताया था। तो वो कहानी दोबारा से बच्चा सुनाता है, तो वहां पर पता चल जाता है कि बच्चे ने वो कहानी सुनी थी या फिर नहीं सुनी थी। अगर बच्चा उस कहानी को दोबारा आपको सुना देता है तो इसका मतलब क्या है, उसके श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। तो श्रवण कौशल के शिक्षण की ये कुछ विधियां हैं। सस्वर वाचन कराया जाता है कक्षा में, प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है, कहानी विधि का प्रयोग किया जाता है ना। अब एक नीचे कमेंट्स करके हम आंसर बताएंगे, जो प्रश्नोत्तर विधि है इसके जनक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है, बीटीसी डीएलएड में आपने खूब पढ़ा होगा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। ऑफलाइन कमेंट्स में आप लोग आंसर बताएंगे, नीचे ऑफलाइन कमेंट्स में आप लोग आंसर बताएंगे कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। चलिए, यहां पर श्रवण कौशल हमने पढ़ लिया, यानी कि अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना क्या है, श्रवण कौशल है। कैसे कैसे विकसित किया जाता है, ये कुछ उसकी विधियां हैं, कोई इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें पढ़ ली। अब चलते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। दूसरा कौशल है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, यानी कि बोलना। मैंने आपको बताया ना, बोलना, ये बोलने से संबंधित है, बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करने से संबंधित है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल मानव प्रधानतः अपनी अनुभूतियों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। भावों की अभिव्यक्ति का साधन उच्चरित भाषा ही होती है। तो यहाँ पर वही बात बोल गई है, जो मनुष्य है वो अपने उसके मन के वेग हैं, मनोवेग हैं, जो उसके मन में है, उसकी जो अनुभूति है, जैसा वो फील करता है, उन सभी चीजों को मौखिक भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्त किया जाता है ना। और मौखिक के भाषा ही अभिव्यक्त किया जाता है, और अभिव्यक्ति का जो साधन है एक उच्चरित भाषा होती है जो वहां पर बोली जाती है ना। तो ये है आपका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, यानी कि बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। अब आप एक टीचर हैं, आपको किस किस तरह से बच्चों का ये विकास करना है, इस कौशल का विकास करना है कि वो अभिव्यक्ति कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में प्रवीण हो पाए, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ और इसकी इंपॉर्टेंस भी है। मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति का सहज एवं सरलतम माध्यम है। मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का, जो मौखिक भाषा होती है वो अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम होती है, सही बात है। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। जैसे लोकप्रिय नेता आपने देखे होंगे, लोकप्रिय नेताओं के जो भाषण होते हैं वो कितने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, उनकी आवाज में कितना ज्यादा दम होता है। तो लोग इसीलिए सुनने जाते हैं, इसलिए प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी बात में दम होता है, उनमें उनके अंदर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का अच्छे से विकास हो गया होता है। ऐसा हर कोई नहीं बोल पाएगा, किसी की आवाज में भी दम है तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें ज्यादा अच्छा है। नेताओं में ये चीज ज्यादा पाई जाती है ना, जो भी लेक्चरर होते हैं उनमें ये ज्यादातर चीज पाई जाती है। तो ये है दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, आपको पता है कि मेरे अंदर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, मैं भाषण दे सकता हूं, तो आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले स्वाभाविकता उसमें होनी चाहिए। स्वाभाविकता मतलब यह है कि जो बोलचाल की भाषा प्रयोग की जा रही है उसी भाषा में लोगों से बात की जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि अपना इंग्लिश बोले जा रहे हैं, लोग हिंदी सुनना चाहते हैं, लोग इंग्लिश सुनना चाहते हैं, आप हिंदी बोले जा रहे हैं। तो स्वाभाविकता वहां पर होनी चाहिए अभिव्यक्ति में, है ना। स्पष्टता होनी चाहिए आपके शब्दों में, जो भी शब्द आप बोल रहे हैं, जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, दूसरों को वो आराम से समझ में आनी चाहिए, है ना। स्पष्ट होनी चाहिए आपकी जो भाषा है, शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गलत शब्द बोल रहे हैं, शब्दों का आप गलत उच्चारण भी नहीं कर सकते। तो मौखिक अभिव्यक्ति की वही विशेषता है, यानी कि शुद्ध उसका उच्चारण होना चाहिए। सर्वमान्य भाषा के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश की जरूरत है, आप हिंदी बोल रहे हो, या फिर हिंदी ग्रामीण क्षेत्र है, हिंदी की जरूरत है, आप इंग्लिश बोल रहे हो, यानी कि सर्वमान्य भाषा का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग उस भाषा को बोलते हों, है ना। मौखिक अभिव्यक्ति की ये भी एक विशेषता है।
आपकी मौखिक अभिव्यक्ति में मधुरता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मधुरता होनी, एकदम मधुर होनी चाहिए, लोगों को सुनकर अच्छा लगे, है ना। प्रवाहमयता, प्रवाहमयता का मतलब है कि उसमें प्रभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल रहे हैं फिर एक मिनट बाद एक शब्द बोल रहे हैं या फिर ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। एक लय होनी चाहिए उसमें, एक प्रवाहमयता होनी चाहिए उसमें मौखिक अभिव्यक्ति में, है ना। तो ये कुछ मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। आपने 2 लेक्चर अभी तक पढ़ चुके हैं, एक श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की कुछ विधियां हैं, मैं आपको बता देता हूं। शिक्षण विधियां हैं जिनके अनुसार जिनके इनको बेस बनाकर क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास किया जाता है। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है वार्तालाप। विषय वस्तु पढ़ाते समय या फिर और भी सारे अन्य मौके हो सकते हैं, छात्रों के साथ अध्यापक को वार्तालाप करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा छात्रों के साथ वार्तालाप होगा उतना ही मौखिक अभिव्यक्ति कौशल बच्चे का बढ़ेगा, है ना। मौखिक अभिव्यक्ति करना बच्चा और ज़्यादा विकसित होगा। कब होगा? जब टीचर बच्चों से वार्तालाप करता रहेगा। दूसरा है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन भी होना चाहिए। अब सस्वर वाचन जैसे पाठ पढ़ाते समय या फिर पहले शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए, बाद में छात्रों से अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन कराना चाहिए। सस्वर वाचन से छात्रों की झिझक और संकोच खत्म होता है ना। तो मतलब वही बात है, जितनी ज़्यादा कक्षा में बच्चा बात करेगा उतना ही संकोच और झिझक दूर होगी, है ना। तो सस्वर वाचन भी कराना है, बच्चों से वार्तालाप भी करना है, तभी तो होगा बच्चे का मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। बच्चा तभी तो बोलना सीख पाएगा जब उससे वार्तालाप किया जाएगा, सस्वर वाचन उसके सामने किया जाएगा। तीसरा है वही प्रश्नोत्तर, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो पाठ्य पुस्तक या सामान्य विषयों से संबंधित छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए। यहाँ पर वही बात बोली गई कि जितने ज़्यादा आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे उतना ही बच्चे का मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित होगा। जैसे प्रश्न पूछना आपका श्रवण कौशल में भी था, तो श्रवण कौशल में ये है कि प्रश्न पूछोगे तो एक तो वो बोलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका श्रवण कौशल अच्छा है, बच्चे ने सुना है, और वो जो बोल रहा है यानी कि उसकी मौखिक अभिव्यक्ति भी तो उसमें है, तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का भी विकास हो रहा है। दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं, है ना। यानी कि ये जो पॉइंट है वो दोनों में काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वाद विवाद, बच्चों से वाद विवाद करवाना चाहिए। जैसे किसी भी टॉपिक ले लिया, कोई भी टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक पर बच्चों से वाद विवाद करना चाहिए। बच्चे अपने जो मत हैं वो उस टॉपिक पर रखेंगे और उनसे उनका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल होगा। ये बच्चों के मानसिक और बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर कराया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जिसको बच्चे बिल्कुल भी ना समझते हों, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। नाटक प्रयोग, नाटक का प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे नाटक के द्वारा बच्चे अपने भावों को व्यक्त करते हैं ना, जैसे नाटकों का जो रंगमंच होते हैं, जो नाटक होते हैं, नाटक प्रदर्शनी में बच्चे क्या करते हैं, अपनी मौखिक अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति जाहिर करने का, मौखिक अभिव्यक्ति जो कौशल है उसको विकसित करने का एक तरीका है नाटक प्रयोग। आगे देख लेते हैं स्वतंत्र आत्म प्रकाशन। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन किसको कहते हैं? देखिए, जब मान लीजिए बच्चों को कोई एक सिचुएशन दे दी कि आपकी कोई भी ऐसी घटना है, कोई भी जैसा अगर आपको घटना याद है, कोई भी ऐसा दृश्य आपको याद है आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा, तो उसको आप बताइए। तो बच्चा अपने बारे में वहाँ पर बताता है और बड़े ध्यान से बताता है ना, कि एक बार मैं वहाँ पर गया था और मेरे साथ ये हो गया था, 5 रुपये ये हो गया था, वो हो गया था, मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा, बहुत सारी चीज़ें कुछ भी बता सकता है ना। तो वहाँ पर आत्म प्रकाशन उससे करवाया जाएगा। उसकी व्यक्तिगत जीवन से जुड़े घटनाओं के बारे में अगर आप उससे बात करेंगे, पूछेंगे, तो वहाँ पर वो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा, है ना। तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें आज पढ़ी हैं, मैंने आपको बताया था 2 पढ़ेंगे। सुनना, जो श्रवण कौशल है, वो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। इसके बाद इसके आगे जो 2 कौशल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो मैंने आज आपको बताया है इसको बड़े ध्यान से वो करना। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कैसे कैसे होता है और श्रवण कौशल, ये कौशल इंपॉर्टेंट है, इजी हैं, याद हो जाते हैं, बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से प्रश्न किस तरह से बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के मैं एंड में भी बता दूंगा, है ना, कि किस किस तरह के यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आपने भाषाई कौशल पढ़े, आपने आज 2 भाषाई कौशल पढ़े, श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो, आपको कुछ भी नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं आपसे कल शाम को 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।